नमस्कार साथियों, मैं हरविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सिंह क्लासेस HMH पे। साथियों, हमने हायर मैथमेटिक्स के अंदर एक बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम है रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे दिया है। जिन लोगों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले वो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि आज की जो सेकंड पार्ट की जो वीडियो है वो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एलिमेंट्री सेट थ्योरी। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो लिंक फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम हायर मैथमेटिक्स के फुल ट्रैक पे नहीं आए हैं। एक्चुअल में हमने पार्ट 1 के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस करी थी और पार्ट 2 के अंदर भी हम वो पार्ट करेंगे, वो जो पोर्शन है वो करेंगे जो 11th 12th में या BSc फर्स्ट ईयर में आपने किया है। ठीक है, तो उसी में अगर हम आगे चलें तो हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक बनता है इंडेक्स्ड सेट एंड इंडेक्स सेट। तो इसकी मैं पहले डिफाइन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं ये है क्या। लेट AT is a known empty set for each t belongs to delta। क्या लिखा मैंने? Let AT is a known empty set for each t belongs to delta। Here A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। ये जो टी की वैल्यू मैं 1 पुट करूं, फिर 2 पुट करूं, फिर 3 पुट करूं, फिर 4 पुट करूं, इस तरीके से जो सेट्स बनेंगे, सेट्स आर कॉल्ड इंडेक्स्ड सेट्स। इस तरीके के जो सेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? हम इंडेक्स्ड सेट बोलते हैं। यानी कि मैं टी की वैल्यू 1 पुट करी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से जो वैल्यूज पुट करेंगे, इस तरीके के जो ये फैमिली ऑफ सेट बनेगा, इन सभी सेट्स को क्या बोलेंगे? इंडेक्स्ड सेट। अब एक बात और देखते हैं, यहां पे t इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से जो बनेगा। और ये जो एवरी t है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू डेल्टा, ये डेल्टा की वैल्यू है। ये वैल्यू जो है ये डेल्टा की वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। ये जो इसके पैरों में लिखता है इसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। ये क्या है? इज कॉल्ड इंडेक्स सेट। तो बहुत एक सिंपल सी डिफाइन थी कि हम अगर a के पैरों में कुछ वेरिएबल लगाएं AT, और AT क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। और इस तरीके के सेट्स की जो फैमिली है A1 A2 A3 A4, इस तरीके के जो सेट्स की फैमिली है, इस फैमिली को क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स्ड सेट। इंडेक्स्ड का मतलब यहाँ ये है, ये देखो 1 2 3 4 ये नंबर वाइज चलता जाता है, एज अ इंडेक्स चलता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड सेट। और यहाँ जो ये इसके सफिक्स हैं यानी कि 1 2 3 4 ये सभी किसकी वैल्यूज हैं? टी की वैल्यूज हैं। और टी की वैल्यू किस में बिलोंग करती है? डेल्टा में। यानी कि सेट डेल्टा आपका ये बन गया। तो इस डेल्टा को हम बोलते हैं इंडेक्स सेट। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? इंडेक्स सेट। देखिए नेक्स्ट हमारी जो डिफाइन है वो है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। तो इसकी क्या डिफाइन बनती है? देखिए, द फैमिली AN ऑफ सेट्स इज कॉल्ड पेयर वाइज डिसजॉइंट। क्या लिखा हमने कि द फैमिली AN of sets is called pairwise disjoint if AN intersection AN intersection AT is equal 5। इसका मतलब यह है कि AN कोई सेट है और AT कोई सेट है। ये फैमिलीज ऑफ सेट हैं और ये दोनों क्या है? ये दोनों, यहां n की जगह हम s ले लें तो डिफरेंट बात होगी। देखो AS भी कोई सेट है और AT भी क्या है? कोई सेट है। इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? 5। मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। और यहां क्या है? वेयर हम लिखेंगे S, T, ये वाला S और ये वाला T बिलोंग्स टू डेल्टा। बिलोंग्स टू क्या? डेल्टा। ये वही डेल्टा है जो हमने इंडेक्स और इंडेक्स सेट में पढ़ा था।
यानी कि s और t क्या है, कुछ इंडेक्स सेट के नंबर्स है, यानी कि s की वैल्यू भी कोई नंबर होगी और t की वैल्यू भी कोई नंबर होगी, यानी कि a1 a2 a3 इस तरीके के कोई सेट है, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। देखिए नेक्स्ट हमारी जो डिफाइन है वो है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। अब इसकी डिफाइन क्या बनती है, ध्यान से देखिए, ए नॉन एम्प्टी फैमिली। नॉन एम्प्टी फैमिली का मतलब है उसके अंदर सेट बहुत सारे हैं और जो सेट हैं वो नॉन एम्प्टी हैं सारे के सारे। ए नॉन एम्प्टी फैमिली ए इज इक्वल ए टी ऑफ सेट्स। किसकी फैमिली है ये, सेट्स की फैमिली है। ए नॉन एम्प्टी फैमिली ए इज इक्वल ए टी ऑफ सेट्स इज said to have sorry is said to have hereditary property is said to have hereditary property if AT is a subset of AS where if AS belongs to A then AT बिलोंग्स टू ए। अब इस लैंग्वेज को समझिए, ये जो लैंग्वेज है इसको समझने की जरूरत है। देखिए ए क्या है, एक फैमिली ऑफ सेट है, और ए क्या है, फैमिली ऑफ सेट जिसको वैल्यू दे दी हमने 80 इज सेड टू बी हैव हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। मतलब ए फैमिली ऑफ सेट है, इसके पास क्या होगी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी। कब होगी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, जब ये 80 जो है एएस का सबसेट है। यहां से ये पता लग रहा है कि एएस बड़ा है और 80 छोटा है। 80 कोई सेट है और एएस भी क्या है, कोई सेट है। 80 जो है वो छोटा सेट है और एएस जो है वो क्या है, बड़ा सेट है। समझ रहे हो बात, ये तो सिंपल सी बात है। ये फैमिली छोटी है और ये फैमिली बड़ी है, तो अगर बड़ी फैमिली ए से बिलोंग करती है देन छोटी फैमिली भी ए से बिलोंग करेगी। ये है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर बड़ा सेट ए से बिलोंग करता है तो छोटा सेट भी क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा। ये आपकी थी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस के अंदर दो तीन चीजें मेन है, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है ना। मेन तो ये दो ही हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अंदर जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको नंबरिंग लगाते रहना, 4-5 ऑपरेशंस हम करेंगे। मेनली तो यूनियन और इंटरसेक्शन ही समझना है। जब ये समझ में आएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे, इसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनियन ऑफ सेट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, इसको दोबारा समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए सेट को ले लिया और बी सेट को ले लिया, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये इसका सिंबल है भाई, ये आपको लर्न करना है और वैसे शायद आपको आता भी होगा, ठीक है। तो इसके अब डिफाइन पढ़ते हैं। द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स which belongs to set A or which belongs to set A or set B or both set A and set B। देखिए डिफाइन बहुत सिंपल है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, इसका मतलब है एक ऐसा सेट जिसमें क्या है, पॉइंट्स हैं। पॉइंट कौन से हैं, विच बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे पॉइंट जो या तो ए सेट के हो या किसके हो, बी सेट के, या दोनों सेट में हो। अगर हम उनको कंबाइन कर दें तो ऐसा जो सेट रहेगा वो क्या रहेगा, यूनियन। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो ये वर्ड है और, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो ये वर्ड है और। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। सिंबॉलिकली लिखते हैं इसको ऐसे, ए यूनियन बी। सिंबॉलिकली लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल एक्स सच दैट ये एक्स जो है बिलोंग करेगा ए से, या और का मतलब होता है या, ये इसकी पहचान है, ध्यान रखना। ये जो वर्ड है
इसकी पहचान है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड b बोथ। इसका मतलब समझिए कि x कोई एलिमेंट है, या तो वो a में बिलोंग करे या फिर वो b में बिलोंग करे या फिर वो दोनों में बिलोंग करे। ऐसा कोई एलिमेंट x जो या तो a में हो या b में हो या दोनों में हो, उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें? A यूनियन B में। देखिए कई लोगों को तो डायरेक्ट डिफाइन समझ में आ जाती है, जिन लोगों को डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, स्पेशली उन लोगों के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूं। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर हम भर भर के एग्जाम्पल्स करेंगे, भर भर के बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप एग्जाम्पल समझिए, मैंने सेट लिया A, मैंने सेट लिया A 1 2 3 4, ये सेट लिया, एंड आई हैव टेकन सेट B 3 4, ठीक है ना। तो अगर A सेट में 4 एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और B सेट में लिए 2 एलिमेंट 3 4, तो A यूनियन B क्या बनेगा? मैंने यहां डिफाइन में क्या लिखा है, चाहे वो सेट A में बिलोंग करे, नंबर A में बिलोंग करे, चाहे B में, चाहे दोनों में, सारे ज्वाइन करने हैं, सारों को क्या करना है? ज्वाइन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि डिफाइन ही ये कह रही है कि जो नंबर है वो या तो चाहे A में बिलोंग करे, चाहे B में, चाहे दोनों में, मतलब सारे के सारे इंक्लूड कर देने, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार मैं A सेट को छोटा लूंगा और B सेट को बड़ा लूंगा, 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया। तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लो 5 और ले लो, इसमें 5 और ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A यूनियन B क्या होगा? अब A यूनियन B होगा 1 2 3 4 5, मतलब चाहे वो A के एलिमेंट्स हो, चाहे वो B के एलिमेंट्स हो, चाहे वो दोनों के एलिमेंट्स हो, सारे के सारे यूनियन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये यूनियन जो है ये एक सिंबल है जिससे हमें पता चलता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन कर दिए गए हैं। एक इसका एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल इसका लेते हैं। इस बार हम दोनों के में से कुछ कॉमन नहीं लेते। यहां तो मैंने 3 4 कॉमन लिया था, देखो सेम कॉमन एलिमेंट आए थे तो वो हमने 1 टाइम लिखा। यहां 1 2 कॉमन लिया था तो उसको हमने 1 टाइम लिखा। अब मैं ऐसा लेता हूं कि मैंने A लिया 1 2 3 और मैंने B लिया 5 6 7, मैंने ये एलिमेंट लिया। तो बेटा A यूनियन B जो बनेगा, A यूनियन B जो बनेगा वो क्या बनेगा? A यूनियन B बनेगा 1 2 3 5 6 7, क्योंकि डिफाइन क्या कहती है? डिफाइन ये कहती है कि एलिमेंट चाहे A का हो, चाहे B का हो, चाहे दोनों का हो, सबको कंबाइन कर दो, ठीक है ना। और का मतलब ही क्या है? या ये या ये या ये, तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, सारे के सारे एलिमेंट किस में यूज होंगे, किस में इंक्लूड होंगे? A यूनियन B के अंदर इंक्लूड होंगे। तो A के एलिमेंट भी और B के एलिमेंट भी, चाहे कुछ कॉमन है चाहे कुछ कॉमन नहीं है, सभी के सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये आपका था सेट ऑपरेशन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि जो मैंने आपको बताया दूसरा जो सेट ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, the intersection of two sets A and B is denoted by A इंटरसेक्शन B। उल्टा U लगाना है, अपोजिट लगाना है, ये इसका सिंबल है। उसमें सीधा U था यूनियन में, इसमें उल्टा U है। तो ये आपका A इंटरसेक्शन B हो गया। इसकी डिफाइन क्या कहती है? द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट which belongs to set A and set B। देखिए मैंने आपको कहा था कि पिछली डिफाइन में जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है वो है और, OR। अब यहां जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एंड। इस डेफिनेशन का मीनिंग समझिए। द सेट ऑफ पॉइंट विच, सेट ऑफ पॉइंट्स आएगा, पॉइंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सेट के अंदर। सेट ऑफ पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू सेट A एंड सेट B, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जो
ए में और बी में दोनों में बिलोंग करें, जो ए में और बी में दोनों में बिलोंग करें, किसी एक में ना करें। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ दोनों में आते हैं, यानी कि देसी भाषा में आपको कह दूं कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं वो सारे काउंट होंगे किसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि इसकी जो पहचान है वो है एंड, और यूनियन की जो पहचान है वो है और। वहां ऑप्शन मिलता है, यहां ऑप्शन नहीं मिलता। यहां a और b दोनों में होना चाहिए, वहां a या b, a में हो या b में हो तो भी काउंट होगा। यहां a और b दोनों में होना चाहिए तब काउंट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल a मैंने लिया, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और B मैंने लिया 3 5 7, ठीक है ना, 3 5 7। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? देखिए आप ये देखना है कि ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A में और B में दोनों में आते हो, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A और B दोनों में आते हो। तो ये देखिए 3 जो है A में आ रहा है और B में भी आ रहा है। इसके अलावा 1 2 4 A में तो है लेकिन इसमें नहीं है, 5 7 B में है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। A इंटरसेक्शन B में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट काउंट होंगे जो दोनों में आ रहे हैं, A में भी और B में भी। A और B में दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको यहां एक डिफाइन और समझाता हूं। सिंपल सी डिफाइन ये है कि इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल 5, A इंटरसेक्शन B इक्वल 5, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 का मतलब क्या है, कुछ है ही नहीं। A और B में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो देन A and B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। A and B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, जो जॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब यही है ना, जो जॉइंट नहीं है। तो A और B ऐसे सेट हैं जो जॉइंट नहीं है। कब नहीं होंगे जॉइंट, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब जॉइंट का मतलब यहां देखिए, अगर मैं इसका आपको एक वेन डायग्राम बना के समझाऊं। A सेट लिया मैंने बच्चे 1 2 3 4, ठीक है, और इस 3 को यहां लिखने हैं। दूसरा B सेट लिया मैंने यहां 3 5 7, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये जो 3 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये जॉइंटेड है। देखो दोनों सेट जो है वो जॉइंट है। लेकिन A और B में अगर कुछ भी कॉमन ना आए, फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया A सेट लिया, जैसे मैंने लिया 1 2 3, और मैंने बच्चे B सेट लिया 7 9 11, ये लिया। तो आपका जो A सेट है उसमें आएगा 1 2 3, आपका जो B सेट है उसमें आएगा 7 9 11। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन होता तो ये एक दूसरे से जुड़ते, ये वेन डायग्राम बन गया। और ये जो स्क्वायर मैंने बनाया, बाहर जो रेक्टेंगल बनाया, ये क्या है आपको पता होगा, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर गिवन सारे सेट इंक्लूड होते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक गिवन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सेट होता है। तो ये आपका इंटरसेक्शन था। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। अब हम एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। देखिए इन प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ x बिलोंग्स टू A, तो ये पक्का है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा। समझ रहे हो बात, कि अगर कोई एलिमेंट है x, वो A का एलिमेंट है, तो A यूनियन B का एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। और अगर x B का एलिमेंट है, x कोई B का एलिमेंट है, तो भी x बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा। अगर B सेट में आता है तो भी वो क्या होगा, A यूनियन B का एलिमेंट होगा। यही हमने डिफाइन में पढ़ा था। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि जो A सेट होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है A यूनियन B का। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि A सेट जो होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है A यूनियन B का। फिर अगर हम दूसरी बात करें कि जो B सेट है वो भी A यूनियन B का सबसेट होता है,
वो भी क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम इसका अपोजिट करते हैं, ये यूनियन की प्रॉपर्टी थी, अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर कोई सेट में एलिमेंट है x और वो बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में, यानी कि a और b के कॉमन एलिमेंट में बिलोंग करता है, कॉमन एलिमेंट में बिलोंग करता है, तो x बिलोंग करेगा a से, x बिलोंग करेगा a से। इसी के साथ साथ अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, दोबारा लिखा मैंने, तो वो पक्का b से भी बिलोंग करेगा, यानी कि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में होते हैं। तो इसका मतलब x जो है वो a में भी बिलोंग करेगा और b में भी। यहां से एक बात समझ में आई कि a इंटरसेक्शन b ऑलवेज सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b ऑलवेज सबसेट ऑफ b। ये ध्यान रखना है कि a इंटरसेक्शन b ऑलवेज सबसेट ऑफ a होगा, a इंटरसेक्शन b ऑलवेज सबसेट ऑफ b होगा। समझ में आ गई बात कि यूनियन जो सेट होता है वो किसी सिंगल सेट से हमेशा या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। इसी तरीके से जो इंटरसेक्शन जो सेट होता है वो किसी सेट से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ये इसकी कुछ मेन प्रॉपर्टीज थी। ठीक है स्टूडेंट्स।